अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री में आते हैं किसी भी मुल्क में और आके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनको हमेशा याद रखा जाता है। बेनज़ीर भुट्टो उन्हीं में से एक थी और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उनके जैसी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की बेनज़ीर भुट्टो बनने की, लेकिन कोई नहीं बन सका और शायद ही कोई बन पाएगा। तो नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो में आपको अहवाल बताएंगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के आखिरी 1 डेढ़ दिन का। जब वो इस्लामाबाद पहुंची लियाकत बाग जाने के लिए, वहाँ से लेके उसके बाद उन पे अटैक हुआ, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, क्या-क्या वाक़यात हुए, कहाँ-कहाँ मिसहैंडलिंग हुई और एंड पे क्या हुआ, ये भी हम आपको बताएँगे। तो कोशिश करिएगा कि हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, ये एक ट्रिब्यूट है बेनज़ीर भुट्टो और उनके चाहने वालों के लिए, और हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। भले वो हमारे सूबे से नहीं थी, लेकिन वो हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी और पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी मुसलमान मुल्क की। तो हमारे लिए बहरहाल ये एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि वो हमारे जैसे हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो नाज़रीन, हुआ ये 27 दिसंबर 2007 की रात की बात है ये। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के टाइम वो बाय रोड ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुंची, ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में। बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उनको बताया गया कि डीजी आईएसआई आपसे बहुत ज़रूरी मामले में मिलना चाहते हैं, पर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ऑलरेडी 11 बज रहे हैं, तो मैं अब 2-1 घंटे का रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं उनसे मुलाकात करूँगी। वो जनाब उन्होंने रेस्ट किया। रात को 1:30 बजे उनकी मुलाकात हुई डीजी साहब से, डीजी आईएसआई, जो कि उस टाइम पे मेजर जनरल नदीम ताज थे। उनसे मुलाकात हुई जनाब। उसके बाद में डीजी साहब ने उनको बताया कि भाई हमारे इंटेलिजेंस की ख़बरें हैं हमारे पास कि आप पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है, शायद आप पे कुछ हमला होगा कल, जो आपने लियाकत बाग में रैली से ख़िताब करना है। तो उसके जवाब में उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि अगर आपको पता है तो आप उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेते? तो उस पे डीजी साहब ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि भाई हम पकड़ तो लें, लेकिन हम पकड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि फिर हमारे जो सोर्सेज़ हैं जिन्होंने हमें ये बताया वो एक्सपोज़ हो जाएँगे, और जो कि हमारे लिए अफ़ोर्डेबल नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर वो चले गए वहाँ से और उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने कि भाई मेरी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आपकी है, आप मेरी सिक्योरिटी बढ़ाएँ, मेरे लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाएँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने वादा किया कि जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा जी, अगला दिन आ गया। अगले दिन लियाकत बाग जाने से पहले उन्होंने हामिद करज़ई से मुलाकात की। उनकी एक स्केड्यूल्ड मुलाकात थी हामिद करज़ई से जो उन्होंने की लियाकत बाग जाने से पहले। उस मुलाकात के बाद जनाब वो गईं लियाकत बाग की तरफ। रास्ते में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अलग-अलग मौक़ों पे उनको तो जो है देखा गया कि वो अपनी गाड़ी, उनकी लैंड क्रूज़र थी, उसकी छत जो थी वो खुलने वाली थी। तो उससे वो बाहर आके हाथ अपना लहराती थी अपने जियालों को और अपने सपोर्टर्स को, और बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी अपने सपोर्टर्स से वो। तो उसको उन्होंने हाथ हिलाया, उसके बाद वो अंदर बैठीं, उसके बाद बहरहाल वो लियाकत बाग पहुँच गईं और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 40 से 45 मिनट की एक स्पीच दी। उस स्पीच के बाद जनाब वो वापस जा रही थी, गाड़ी में जाकर बैठी हैं वो 5:10 पे, शाम के 5:10 का टाइम था जनाब। वो गाड़ी में जाकर बैठी हैं और गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है और उनकी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा। उनके जियाले जो हैं एक दीदार करना चाहते हैं अपने कायद का एक दफ़ा फिर। तो वो फिर एक दफ़ा उसी वो छत खुली, उससे वो बाहर गई, उन्होंने जाके हाथ हिलाया, सलाम का जवाब दिया। उसी दौरान वहाँ पर जो अटैकर था, जो सुसाइड बॉम्बर था और जिसको ये काम दिया गया था, वो वहाँ मौजूद था। पहले वो गाड़ी के आगे, बोनट के आगे आया। जब उसने देखा कि लोग ज़्यादा हैं, फिर वो साइड पे आया। साइड पे आके उसने जो है ना वो पहले अपनी गन निकाली, उसके बाद उसने 3 फायर किए और कहा यह जाता है कि फायर उनके यहाँ सर के और यहाँ कहीं कंधे के और इस एरिया के दरमियान में लगे थे। और उसके बाद में वो बिल्कुल बेसुध एकदम, जब दिमाग पे कुछ लगता है तो आप एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो वो जाके गाड़ी की सीट पे नीचे यानी बैठ गईं और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो बताते हैं कि वो बिल्कुल बेसुध थीं। उसके बाद हमने उनसे कोई आवाज़, कोई मूवमेंट कुछ नहीं सुना उस टाइम के बाद, फ़ौरन ही गोली लगने के बाद। उसके बाद बहरहाल उस सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया। उसने जैकेट पहनी हुई थी, तो उसने खुद को उड़ा लिया। उसके बाद जनाब गाड़ी जो थी उनकी लैंड क्रूज़र थी, उसके चारों टायर फट चुके थे, ब्लास्ट हो चुके थे। उसके बाद बहरहाल उनका ड्राइवर जो था उसने कोशिश की कि उनको वहाँ से निकाले, तो वो लेकर गया उसी सिचुएशन में। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे तक वो गया, लेकिन फिर जाके गाड़ी ने भी जवाब दे दिया। तो ये सिचुएशन थी जनाब। वहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, चारों तरफ लोग ही लोग, लाशें ही लाशें, और एक बड़ा ही अजीब-सा समा था, बड़ी परेशानी भी थी। बहरहाल फिर वहाँ पे देखा गया, कोशिश की गई कि कोई टैक्सी ढूँढी जाए कि टैक्सी में उनको अगर लेकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। बहरहाल फिर वहाँ पे एक जीप आई, जो कि बताया जाता है कि सेनेटर शीर रहमान जो हैं पीपल्स पार्टी की, उनकी जीप थी वो।
उस जीप में उनको हॉस्पिटल तक लेके जाया गया जनाब। और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब वो हॉस्पिटल पहुंची। और कहा ही जाता है कि गोली लगने के बाद तकरीबन 34 मिनट लगे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने में, यानी अगर कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी के चांसेस थे भी तो वो देर में पहुंचने की वजह से काफ़ी हद तक फेड हो चुके थे। अच्छा जी, बहरहाल डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की उनको रिवाइव करने की, उनको शॉक थेरेपी दी। उसके बाद उनका जो है वो यहाँ से चेस्ट को कट करके उनका जो हार्ट था, उनका जो दिल था, उसको पुश करने की कोशिश की गई, यानी ट्राई किया गया किस तरीके से धड़कन बहाल हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। और उसके बाद फिर यहाँ तक के हॉस्पिटल पहुँचने के 10 मिनट के अंदर अंदर उनके गले से यहाँ से एक पाइप भी डाल दिया गया सांस के लिए, शायद कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन नहीं हो सके। और अनफॉर्चुनेटली शाम 6:16 पर उनको मुर्दा करार पा दिया गया। बाहर आके हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ जमा थी और लोग बड़े अफसुदा थे, बड़े सैड थे। उसके बाद बहरहाल फिर ये एक बाब था हमारी पॉलिटिक्स का जो कि इस तरह से ख़त्म हो गया। बहुत ही अफसोस के साथ हम आपको बता रहे हैं। बेनज़ीर ने जो दुपट्टा उस दिन पहना हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर ने, वो दुपट्टे का कहीं सुराग नहीं मिल सका, कुछ पता नहीं चला कि वो किधर है, और वो सामान में भी नहीं बरामद हुआ। और उसके बाद में उनकी जो रीज़न ऑफ डेथ यानी कॉज ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, मौत की वजह, वो भी पता नहीं चल सकी। उनके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर मौत की वजह की जगह पे लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमने 3 दफ़ा पोस्टमार्टम करने की इजाज़त मांगी, जो उस वक्त वहाँ पे पुलिस के जो हेड थे, ये प्रोसीजर होता है प्रॉपर कि उनसे इजाज़त ली जाती है ऐसे केसेस में। उन्होंने 3 दफ़ा इजाज़त मांगने के बावजूद भी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और बाद में ये बताया गया कि उनके अपने घर वालों की तरफ से, गालिबन आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से ये अहकाम थे कि पोस्टमार्टम या ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। बहरहाल उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। उनको रात के टाइम, रात के किसी पहर वहाँ से चकलाला एयरबेस लेके गए और उसके बाद में फिर आर्मी के एयरक्राफ्ट के अंदर उनको गड़ी खुदा बख्श पहुँचाया गया, लाड़काना पहुँचाया गया। उसके बाद गड़ी खुदा बख्श गई वो, और उसके बाद फिर उनकी तदफीन हो गई। तो जनाब, इस तरह ये एक चैप्टर था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो कि ख़त्म हो गया। और एक और भुट्टो ख़ानदान का एक और शख्स, एक और यानी उनका मेंबर इस तरीके से इस दुनिया से नागहानी तौर पे चला गया। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हम आप तक और इस तरह की वीडियोस ला सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।